तो जैसा मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि मैं अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करवाऊंगा टेरेस्ट्रियल नॉलेज का। हम बिजनेस कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर को पढ़ रहे थे, तो आज हम इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन, ऑन 1 अप्रैल 2000X1 Alpha Limited acquire 80% equity interest in the Beta Limited in the exchange of ₹300. Due to the legal compulsion, Beta Limited had to dispose of their investment by a specified date. Therefore, they did not have a sufficient time to market Beta Limited to multiple potential buyers. ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऐसी दी गई है, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन में the management of Alpha Limited initially measured the separately recognizable identifiable assets acquired and liabilities assumed as of the acquisition date in accordance with the requirement of Ind AS 103. The identifiable assets are measured at ₹500 and liabilities are assumed to be measured at ₹100. Alpha Limited engaged in independent consultants who determine the fair value of 20% NCI ₹84. इन्होंने एक वैल्यूअर को अपॉइंट किया, उस वैल्यूअर ने एनसीआई का फेयर वैल्यू बताई ₹84, ठीक है। इन क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन क्या है आपको, एक तो परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ आपको 300 का, नेट आइडेंटिफाइबल जो असेट्स हैं आपको उसको असेट्स 500 दी हुई है आपको, और लाइबिलिटी आपको ₹100 दी है, एनसीआई की वैल्यू दी गई है। अब आपसे आगे पूछा क्या गया है वो देखो। Alpha Limited reviewed its procedure and used to identify and measure the asset acquired and liability assumed and to measure the fair value of both NCI non-controlling interest in the Beta Limited and consideration transferred. After review, it is decided that the procedure and resulting measures were appropriate. इन्होंने फाइंड किया कि हमने जो भी मेथड लगाए थे वो हमारे करेक्ट है, उनमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब आगे देखो, इन्होंने आगे आपसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बताई है। यहाँ पर इन्होंने बताया कैलकुलेट द गेन और लॉस ऑन एक्विजिशन ऑफ बीटा लिमिटेड and also show the journal entry for accounting of its acquisition. Also calculate the value of NCI interest on the basis of proportionate interest method if alternately applied. तो ठीक है, मैंने ना आपको इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे समराइज की हुई है, हम वहां से क्वेश्चन को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में तो आपको एक्वायरर बताया गया है, अल्फा लिमिटेड एक्वायरर है, और एक्विजिशन डेट आपको ये दी गई है। 80% स्टेक इन्होंने बाई किया है ₹300 में। आइडेंटिफाइबल असेट्स इनकी 500 है, लाइबिलिटी ₹100 और फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई 20% का जो एनसीआई बचा उसकी फेयर वैल्यू इन्होंने 84 बताई है। अब रिक्वायरमेंट है आपको कैलकुलेट करना है गेन और लॉस ऑन बिजनेस एक्विजिशन। जो बिजनेस एक्वायर किया अल्फा लिमिटेड ने, बीटा लिमिटेड को एक्वायर किया, तो उस ट्रांजेक्शन में उसका लॉस हुआ या गेन हुआ वो आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपको जर्नल एंट्री करनी है उसकी कि अल्फा लिमिटेड की बुक्स में इस ट्रांजेक्शन की क्या एंट्री होंगी कंसोलिडेटेड बुक्स में। फिर उसके बाद आपको एनसीए और फाइंड करके बताना है। अगर वो फेयर वैल्यू मेथड ना चूज करके प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट मेथड लगाते तो क्या एनसीआई की वैल्यू आती। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम आंसर लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है ₹300। दूसरे स्टेप में आपको चाहिए यहाँ पर फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइड नेट असेट्स। ये आपको 500 माइनस 100, ये आपकी 400 की वैल्यू आ गई। फिर तीसरी इंफॉर्मेशन जो आपको दी गई है एनसीआई की दी है, एनसीआई एट फेयर वैल्यू, एनसीआई एट फेयर वैल्यू ₹84, ठीक है। अब आपसे पहली रिक्वायरमेंट है, आपसे ये पूछा गया है कि आपको बताना है, कैलकुलेट करना है आपको गेन और लॉस ऑन बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले आपको गेन और लॉस निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ता है एक, कि आपने परचेज कंसिडरेशन कितना पे किया, फिर आपने लाइबिलिटी कितने की एक्वायर करी, जो एनसीआई की लाइबिलिटी वो आपकी बुक्स में कितने की आएगी। यहाँ पे 300 दिया हुआ है, यहाँ पे 84 दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। उसके बाद आपको इसमें से माइनस करना होता है फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट असेट्स, ये आपको 400 दिया हुआ है। तो अब ये देखो 400 की असेट आई आपके पास और आपने लाइबिलिटी कितने की करी 384। तो आपको क्या हुआ, फायदा हुआ या नुकसान हुआ। आपको फायदा हुआ, गेन हुआ। आपको आपके पास जो असेट आई वो 400 की आई, और जो आपने कंसिडरेशन और लाइबिलिटी मिलाकर आपको 16 रुपीज का आपको क्या हुआ, गेन हुआ इस ट्रांजेक्शन में। अब इसमें गेन और प्रॉफिट पूछा तो आपने हमने बता दिया, पहली रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की डन होगी। अब दूसरे में जनरल एंट्री बतानी है आपको, बिजनेस कॉम्बिनेशन की जनरल एंट्री क्या होती है। जनरल एंट्री आपकी क्या होती है, असेट्स आपको डेबिट करने होते हैं, जो भी असेट्स आपने एक्वायर किए बिजनेस एक्विजिशन में वो आपकी बुक्स में डेबिट हो जाते हैं।
और लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाती है। तो यहाँ पे 500 आ जाएगा, यहाँ पे 100 रुपये आ जाएगा, 100 रुपीज़। उसके बाद आपकी एक बुक्स में एनसीआई की लाइबिलिटी आएगी एट फेयर वैल्यू, ठीक है। एनसीआई एट फेयर वैल्यू आपका 84 आ गया। इसके बाद आपका जो गेन हुआ, बार्गेन परचेज हुआ, वो कैपिटलिज्म में जाएगा। कैपिटलिज्म में आपका बार्गेन परचेज जाएगा 84, और साथ में आपने कैश पे किया है 300 का, तो आपकी ये जनरल एंट्री हो जाएगी। एंट्री टैली हो गई 200 500, ठीक है, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। तो रिक्वायरमेंट 2 भी आपकी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब देखो, फाइंड एनसीआई करना है आपको एज पर पीएसएनए मेथड। इन्होंने बोला अगर फेयर वैल्यू मेथड ना लगा के कंपनी ने एनसीआई को कैलकुलेट करने का पीएसएनए मेथड लगाया होता तो आपको एनसीआई की वैल्यू बतानी है। तो एनसीआई एज पर पीएसएनए मेथड, पीएसएनए मेथड से एनसीआई कैसे निकलता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एनसीआई इंडिया 103 में टू मेथड से निकल सकता है। पहला एक तो है फेयर वैल्यू, दूसरा है आपका पीएसएनए। फेयर वैल्यू में क्या होता है, जो भी फेयर वैल्यूअर ने आपको एनसीआई की वैल्यू बता दी, वो आपकी एनसीआई का अमाउंट हो जाएगा। और पीएसएनए मेथड क्या होता है, जो भी आपने आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स निकाले ना, उसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपकी एनसीआई वालों की जो शेयर होल्डिंग है आपकी कंपनी में, वो उनकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस मेथड में हम पीएसएनए मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाइबल नेट एसेट ले लेते हैं और परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ एनसीआई। तो आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स आपको दी हुई है यहाँ पर 500 माइनस 100 इनटू में 80% स्टेक उन्होंने कर लिया, यानी 20% किसके पास बचा, 20% बचा आपका एनसीआई वालों के पास। तो 20% से मल्टीप्लाई कर दो उसको, ये आपका आ गया एनसीआई एज पर पीएसएनए मेथड। तो आंसर हम एक बार आईसीआई की बुक से मैच कर लेते हैं हमारा आंसर। सबसे पहले मैंने पूछा था आपसे गेन और लॉस, तो आपको गेन और लॉस बताना है। इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर ले लिया कि असेट्स इनके पास कितने की आई और इन्होंने लाइबिलिटी मैच कर दी, उनको 16 रुपीज़ का क्या हुआ, गेन आ गया। हमारा भी क्या हुआ था, गेन आ रहा था। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इन्होंने एंट्री पास करी, हमने भी असेट्स को डेबिट किया था, लाइबिलिटीज को क्रेडिट किया था। उसके बाद हमने इक्विटी शेयर्स जो इशू किए, अच्छा इक्विटी शेयर्स मैंने कैश लिख दिया था, नहीं हाँ ठीक है, कैश तो 300 हमने पे किया। उसके बाद एनसीआई का बैलेंस हमने 84 डाल दिया था, 16 रुपये हमारा लॉस गेन आया था, वो में डाल दिया। तो एंट्री भी हमारी बिल्कुल करेक्ट थी। अब इन्होंने पूछा था आपसे अगर ये पीएसएनए मेथड लगाते तो एनसीआई की वैल्यू क्या आती, तो पीएसएनए मेथड से इन्होंने एनसीआई की वैल्यू यहाँ पर बताई है 80 रुपीज। इन्होंने बोला इफ द acquirer choose to measure the NCI in a beta private limited on the basis of its proportionate interest in the net identifiable assets of acquiry, the recognized amount of non controlling interest would be rupees 80 रुपीज आता है। ये भी हमारा मैच हो गया एकदम परफेक्ट, ये हमारे 80 रुपीज मैच हो गया इनके आंसर से। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको सेम पैटर्न पे कराऊंगा। पहले मैं हम आईसीआई का क्वेश्चन रीड करेंगे, उसके बाद हम उसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 9 देखो, 9 में क्या बोला गया आपको, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड प्रिपेयर इट्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप टू 31 मार्च ऑफ ईच ईयर। एबीसी लिमिटेड हर 31 मार्च को अपना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। ऑन दी 1 जुलाई एबीसी लिमिटेड ने क्या किया, एक्वायर किया 75% ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ जेकेएल लिमिटेड के, उसने 75% शेयर एक्वायर कर लिया एंड गेन कर लिया कंट्रोल उसका। इशू कर दिया शेयर्स, सॉरी इशूड शेयर कैपिटल जो थी जेके लिमिटेड की वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए थी। 20 लाख इक्विटी शेयर्स उसके इशूड थे। द डिटेल्स ऑफ परचेस कंसिडरेशन आपको ऐसे दी गई है कि उसने 1 जुलाई को क्या किया, 2 शेयर्स फॉर एवरी 3 शेयर्स। एबीसी लिमिटेड ने अपने 2 शेयर इशू कर दिए हर एवरी 3 शेयर्स, मतलब जिसके पास 3 शेयर थे उनको 2 शेयर दे दिए अपने। जेके लिमिटेड में जिसके पास 3 शेयर थे उसको 2 शेयर दे दिए उन्होंने। और मार्केट वैल्यू जो उनके शेयर की थी एबीसी के लिमिटेड की उस दिन की 6.5 रुपीज थी और जेके लिमिटेड की 6 रुपए थी। और फिर इन्होंने क्या बोला, 30 जून 2000x2 यानी कि 1 साल बाद एबीसी लिमिटेड में मेक कैश पेमेंट ऑफ 71,50,000 टू द फॉर्मर शेयर होल्डर ऑफ जेके लिमिटेड हु सोल्ड देयर शेयर टू एबीसी लिमिटेड ऑन 1 जुलाई। इन्होंने बोला कि हम एक शेयर होल्डर को 1 साल बाद पैसा पे करेंगे जिसने शेयर सेल किए अपने एक्विजिशन डेट पे। इन्होंने बोला कि इट वुड बी, अब इसकी क्या है, फ्यूचर कंसिडरेशन, एक तरह से इसको आप बोल सकते हैं फ्यूचर कंसिडरेशन या फिर डेफर कंसिडरेशन। तो ये डेफर कंसिडरेशन है, इसको आपको प्रेजेंट वैल्यू पर परचेस कंसिडरेशन का पार्ट मानना पड़ेगा, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू करके आपको इसको पीसी मानना पड़ेगा। ये शेयर होल्डर को पेमेंट करिए आपने, तो ये भी पीसी का पार्ट है। उसके बाद 30 जून x3
यानी कि 2 साल बाद, 2 साल बाद क्या हुआ, एबीसी लिमिटेड मेक कैश पेमेंट ऑफ 3 करोड़। एबीसी लिमिटेड कैश पेमेंट करेगी 3 करोड़ की फॉर्मर शेयर होल्डर ऑफ जेके लिमिटेड हु सोल्ड देयर शेयर्स टू एबीसी लिमिटेड ऑन 1 जुलाई, यानी कि एक्विजिशन डेट पे जिसने अपने शेयर सेल किए उसको एक और 2 साल बाद पेमेंट करेगी। दिस पेमेंट इज कंटीजेंट अपॉन द रेवेन्यू ऑफ एबीसी लिमिटेड ग्रोइंग बाय 15% ओवर 2 years पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 जून x3 ऑन 1 जुलाई x1 फेयर वैल्यू ऑफ इट्स कंटीजेंट कंसिडरेशन। उन्होंने क्या बोला कि ये जो कंसिडरेशन है 3 करोड़ अमाउंट तभी पे करेगी कंपनी अगर उसका रेवेन्यू जो है 15% से जंप कर गया आने वाले 2 सालों में। तो इसको क्या बोलेंगे हम, कंटीजेंट कंसिडरेशन की कंडीशन कंडीशनल है, आपको ये तभी पे करना है जब वो 15% से क्रॉस करेगा। तो कंडीशन कंसिडरेशन को आपको इंडेक्स 103 में क्या किस तरीके से करना होता है, फेयर वैल्यू पे। तो फेयर वैल्यू आपको दी गई है 2.5 लाख रुपीज, सॉरी 2.5 करोड़ रुपीज। और x3 की भी आपको, सॉरी 31 मार्च x2 की कंडीशन कंसिडरेशन आपको 2 लाख रुपए, 2 करोड़ 20 लाख रुपए दी गई है। अब 1 जुलाई को क्या हुआ, 1 जुलाई x1 को कैरिंग वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट ऑफ जेके लिमिटेड, कैरिंग वैल्यू दी गई है आपको, जो कंपनी सेल हो रही है उसकी 6 करोड़ रुपए बताया गया, और उसकी फेयर वैल्यू क्या है, उन्हीं एसेट्स की फेयर वैल्यू 7 करोड़ रुपए है। आपको यहाँ पे डेफा टैक्स की रेट बताइए 20%, ये डेफा टैक्स की रेट आपको डेफा टैक्स कैलकुलेट करने के लिए दी गई है। अब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 9 मंथ ऑन 31 मार्च x2 जेके लिमिटेड हैड प्रॉपर जेके लिमिटेड है पुअरर देन एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, जेके लिमिटेड की जो परफॉर्मेंस थी वो खराब रही, जितना उन्होंने सोचा था उतनी नहीं हुई। देयरफॉर द ऑन द 31 मार्च एक्चु इट इज नेसेसरी फॉर एबीसी लिमिटेड टू रिकॉग्नाइज इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल अराइजिंग ऑन द एक्विजिशन ऑफ जेके लिमिटेड। तो जेके लिमिटेड को जब उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था एक्विजिशन डेट पे, जो गुडविल आई थी ना, अब उसको इंपेयरमेंट करने का सोचा था। इन्होंने देखा कि 9 महीने का पीरियड हो गया लेकिन कंपनी ने अभी तक कोई अच्छा सा रेवेन्यू या प्रॉफिट नहीं किया, ऑपरेशन परफॉर्मेंस उसकी क्या रही, घटिया रही। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इसको 10% से इन्होंने बोला कि हम जो हमारी गुडविल आई थी हम उसको 10% से डाउन करेंगे। तो अब आपको इन क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट बोली गई है कि आपको कंप्यूट करना है इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड अंडर बोथ मेथड परमिटेड बाय इंड AS 103 इनिशियल कंप्यूटेशन ऑफ एनसीआई इंटरेस्ट इन जेके लिमिटेड एक्विजिशन डेट। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ आ गया, आपको इंपेयरमेंट कैलकुलेट करना है गुडविल का। तो एक बार यहाँ पर मैंने इन्फॉर्मेशन को समराइज किया आपके क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला कि एक्वायरर है एबीसी लिमिटेड जो 75% जेकेएल लिमिटेड का एक्वायर कर रहा है। एक्विजिशन डेट आपको ये दी गई है। उसके बाद परचेस कंसिडरेशन की आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर आपको परचेस कंसिडरेशन कैसे कंपनी ने दिया है, तो इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, उसके बाद कैश पेमेंट करी है इतने की, और कंटीजेंट कंसिडरेशन है, 3 कंपोनेंट है इसमें, और उसके बाद आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स है, और इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल आपको कैलकुलेट करना है। रिक्वायरमेंट क्या है, इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल अंडर बोथ मेथड ऑफ एनसीआई। ठीक है, तो आप कर लेंगे। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। सबसे पहले तो हमको, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 में गुडविल कैलकुलेट करी थी, वैसे ही गुडविल को कैलकुलेट करना है दोनों मेथड से, और उसके बाद उसका इंपेयरमेंट कर देना है। तो यहाँ पर उसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए परचेस कंसिडरेशन। परचेस कंसिडरेशन कितना है ये फाइंड आउट करना है। तो इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं सबसे पहले तो कंपनी ने, 2 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, सॉरी 1 करोड़ 20 लाख रुपए की क्या है उसकी कैपिटल है, जिसमें 75% इनका हिस्सा है, और इसमें इन्होंने इशू किए हैं 2 शेयर एवरी 3 शेयर्स के लिए, और इनकी जो शेयर की वैल्यू यहाँ पर आपको दी गई थी मार्केट प्राइस वो 6.5 है। एबीसी लिमिटेड जो शेयर इशू करेगा उसका 6.5 है। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद कैश पेमेंट करिए इन्होंने, डेफर्ड कंसिडरेशन जो आपको यहाँ पर दी गई है 71,50,000, इसको आपको 1 साल के लिए परसेंट वैल्यू करना है, और इंटरेस्ट का रेट आपको यहाँ पर 10% दिया गया है। ठीक है, और कंटीजेंट कंसिडरेशन को आपको फेयर वैल्यू पे लेना ही है। कंटीजेंट कंसिडरेशन इसकी आपको फेयर वैल्यू कितनी दी गई थी, 2,50,000। ठीक है, सॉरी 2 करोड़ 50 लाख। कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 लाख 1 करोड़ या आ गया 39 CR, 39 CR ही आ गया। ठीक है, 71,50,000, 71,50,000 को आपको क्या करना है, परसेंट वैल्यू पर लाना है। ये आपका आ जाएगा 65 लाख। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ 0.65 CR, और ये आपका आ गया 2.5 CR। इनका टोटल कर दो, ये आ जाएगा आपका टोटल पीसी।
टोटल पीसी आपका ये आ गया 2.5, 0.65 और 39, 42.15। ये आपका टोटल पीसी आ गया। उसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपकी जो नेट आइडेंटिफाइबल असेट्स है वो कैलकुलेट करनी है आपको। नेट असेट, ये आपको यहाँ पर फेयर वैल्यू दी गई है इनकी 7 CR। इसमें लेकिन आपको डेफर्ड टैक्स असेट या लायबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया आपको, बुक वैल्यू आपके पास 6 करोड़ की है और फेयर वैल्यू 7 करोड़ की है। बुक वैल्यू मतलब क्या होगा, टैक्स बेस आपका, टैक्स बेस आपका क्या है, कम है, आपकी फेयर वैल्यू ज्यादा है, और आपका फेयर वैल्यू जो है 7 करोड़ है, टैक्स फेयर वैल्यू आपकी ज्यादा है। तो इस केस में आपको क्या बनेगा, डीटीएल बनेगा, क्योंकि आपको फ्यूचर में टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा ना। तो इस केस में आपको डीटीएल बनाना पड़ेगा 1 CR पे, 1 CR इंटू डीटीएल डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 1 CR इंटू कितनी टैक्स की रेट दी गई है आपको यहाँ पर 20%, तो कितना आ गया 0.2 करोड़। तो ये आपकी जो एसेट आ जाएंगी वो इतनी की आ जाएंगी 80 लाख, 6 करोड़ 80 लाख की। इसके बाद आपको एनसीआई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोनों मेथड से। एनसीआई मेथड 1, फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको एनसीआई की वैल्यू निकालनी है पहले तो, फिर उसके बाद आपको पीएसएनए मेथड से निकालनी है। पीएसएनए मेथड से तो बिल्कुल सिंपल है, 6.8 CR इंटू में 25%, आई थिंक 25%, हाँ 25%। और इसमें आपको ऐसे करना है, सिक्स पॉइंट एट इंटू में 25%, 1.7। और यहाँ पर आपको जेके लिमिटेड के शेयर्स की, यानी कि 80% में से, सॉरी 100% में 75% तो किसके पास है, एबीसी लिमिटेड के पास है, और 25% किसके पास बचे, एनसीआई के पास, और उनकी वैल्यू है 6 रुपीज ईच शेयर। 1 करोड़ 20 लाख का 20% करना है आपको, 25% करना है और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये आ गया आपको 1 करोड़ 80 लाख, ये आपका एनसीआई की वैल्यू आ गई। अब आपको दोनों मेथड से क्या करना है, गुडविल का फाइंड आउट कर लेना है। फोर्थ स्टेप में आपको करना है, कैलकुलेट करनी है आपको गुडविल। यहाँ पे मैं डालता हूँ फेयर वैल्यू, यहाँ पे मैं डालता हूँ पीएसएनए। तो आपको यहाँ पर क्या सबसे पहले करना है, पीसी एनसीआई माइनस करना है आपको यहाँ पे नेट असेट, आइडेंटिफाइबल नेट असेट्स। तो ये तो 6.8 दोनों में रहेगा, ये 6.8 हमने यहाँ पर कैलकुलेट भी किया था। उसके बाद जो पीसी हमने कैलकुलेट किया था वो भी दोनों में सेम रहेगा, 42.15, 42.15, 42.15। फेयर वैल्यू से हमने जो एनसीआई की वैल्यू निकाली वो 1.8 है, और पीएसएन से जो निकाली वो 1.7 है। अब यहाँ पर जो आएगी गुडविल आ जाएगी दोनों मेथड से, निकालो कैलकुलेट करो, 42.15 प्लस 1.8 माइनस में 6.8, ये आ गई 37.15। नेक्स्ट 42.15 प्लस 1.7 माइनस 6.8, ये आ गई आपकी 37.05। अब इसका इम्पेयरमेंट कर दो आप 10% से। इम्पेयरमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे, इम्पेयरमेंट एट द रेट 10%। इसका तो आ गया 37.15, इसका आ गया 37.05, ये इम्पेयरमेंट आ गया। क्वेश्चन में गलती हो गई यहाँ पर, ये वाला अमाउंट जो है आपका ये आएगा 3.9 CR। इसकी वजह से हमारी क्या हुई, गुडविल जो लास्ट में आई वो गलत आई, इसको ठीक कर लेते हैं। 3.0.65 प्लस 2.5, ये आप आएगा 7.05, 7.05, 7.05 प्लस 1.8, ये भी गलत आ गया आपका, इस वजह से ये भी गलत आ गया, माइनस 6.8, 2.05, 7.05 प्लस 1.7 माइनस 6.8, 1.95। अब ये आपका आ गया सही अमाउंट, ये आपका आ गया इम्पेयरमेंट। अब आईसीआई के क्वेश्चन से आपका मैच हो जाएगा, ठीक है, ये हमें मैच हो जाएगा। आप उस अमाउंट को अगर इनकी तरह लैक्स में लिख दोगे, सॉरी थाउजेंड्स में लिख दोगे, तो आपका अमाउंट मैच हो जाएगा। ये हमारी फेयर वैल्यू आई थी सर्च की, ये हमारा एनसीआई आ गया था, तो गुडविल हमारी मैच है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।